हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ। माय नेम इज़ पंकज पांडे एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके सामने एक नई स्टोरी लेके आऊँगा जो रिकवरी स्टोरी है ओसीडी पेशेंट की। इनका नाम है सेजल और ये मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहूँगा क्योंकि ये जो वीडियो है वो कल मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी और आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर इसको आप पूरा नहीं देखेंगे, बीच में मिस करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिनको आप भूल जाते हो। तो ये जो भी वीडियो कल मेरे चैनल पे अपलोड होगी, इसको आप पूरा देखना अच्छे से, तब आप रिलेट कर पाओगे अपनी रियल लाइफ में उस चीज़ को। तो पहले मैं सेजल के बारे में थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ आपको। सेजल की जो एज है अराउंड 22 के आसपास होगी, 22 या हार्डली 23 के आसपास होगी इस टाइम पे। करीब 12 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, 12 साल पहले उनकी लाइफ में जब ये सिचुएशन आई, एक ओसीडी का पैटर्न बना, उसके पीछे का जो रीज़न था वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड था। जैसे उन्होंने ये बताया स्टार्टिंग में कि पहले मेरे अंदर टीचर्स को लेके डर थे। जैसे आम तौर पर कई स्टूडेंट होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टीचर को लेके डर होता है। जैसे कि कोई मैथ के टीचर से डरता है या कोई टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको लेके डर था। अब जब डर में इंसान रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक, उसका जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है चीज़ को लेकर वो चेंज रहता है। तो उन्होंने बाद में ये बताया कि मेरे साथ जो चीज़ थी बाद में वो मेरे ओसीडी के पैटर्न में आती गई। यानी कि उन्होंने ये बोला कि मुझे एक रिलीजियस ओसीडी पकड़ गया बाद में। अब रिलीजियस ओसीडी में ये होता है कि गॉड को लेकर कोई नेगेटिव थीम आपके अंदर चल रही होती है, कोई इमेज आपके अंदर चल रही होती है। इसमें 2 तरीके के कंपल्सन एक पर्सन करता है। एक कंपल्सन वो होता है जो फिज़िकल लेवल पे होता है, एक कंपल्सन वो होता है जो मेंटल लेवल पे होता है। सपोज़ आपके अंदर कोई थॉट आया, कोई इमेज आई आपके अंदर, उस इमेज से कोई थॉट बना आपके अंदर, उससे आपके अंदर कोई डर आया, वो डर को आप कम करने के लिए या अपने मन को सैटिस्फाइड करने के लिए या तो आप कोई कंपल्सन करते हो फिजिकल लेवल पे। सपोज एक पर्सन अगर कोई टेम्पल के बाहर से गुजर रहा है, तो उसको एक गॉड की तस्वीर देखने पर या टेम्पल को देखने पर वो बार बार कुछ ना कुछ बाहर से रिचुअल्स करेगा, यानी कि वो हाथ जोड़ेगा। तो ये तो हम फिजिकल लेवल पे एक कंपल्सन की बात कर रहे हैं, ताकि आपका माइंड थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील करता है। लेकिन इसके अलावा एक मेंटल कंपल्सन होता है जो प्योरो ओसीडी के अंदर आता है, जिसमें एक पर्सन अपने आप को समझाने की कई सारी बातें बोलता है। तो जब सेजल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आती थी, गॉड को लेकर कोई नेगेटिव थॉट आता था, तो वो अपने आप को समझाती थी, अपने मन को समझाती थी। इसको भी हम कंपल्सन की कैटेगरी के अंदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर ये कंपल्सन आप करते हो, मेंटल कंपल्सन करते हो, इसका मतलब क्या है कि आपका मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस साइकिल से बाहर जाते हो। तो साइकिल से बाहर आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप मेंटली बार-बार कंपल्सन करो और ये सोचो कि मैं एक तरीके से इस सिचुएशन से बाहर आ जाता हूँ या आ जाऊँगी। तो ऐसा कुछ सेजल के साथ हुआ, ये चीज़ चलती गई, चलती गई। अच्छा, कुछ टाइम के लिए ये जो रिलीजियस ओसिडी थी, क्योंकि जो रिलीजियस ओसिडी होती है वो मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये पैटर्न हो जाता है शिफ्ट दूसरी चीज़ में। जैसे कि अपने घर वालों के लिए कोई नेगेटिव थॉट आने स्टार्ट हो गए कि कहीं बुरा ना बोल दूँ और मैं कहीं ऐसा ना बोल दूँ। अच्छा, उसमें भी यही था कि अपने आप को समझाना बार-बार, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ये नहीं ये होता है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को समझा रहे हो, अपने मन को समझा रहे हो, तब तक आप थोड़ा सही फ़ील कर रहे हो। ये भी एक कंपल्सन की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसको हम पियरो ओसीडी बोलते हैं। अब उसके बाद ये जो थीम होती है फिर चेंज हो जाती है किस चीज़ में? ये थीम चेंज हो जाती है आपकी टचिंग ओसीडी के केस में, यानी कि आप एक चीज़ को बार-बार टच कर रहे हो। आपने उसको मल्टीपल टाइम टच किया, यानी कि आप जब आप एक चीज़ को देख रहे हो, तो आपके मन में कोई थॉट आया या आपके अंदर एक अर्ज उठी, तो आपको डर लगा, तो उसको आपने या आपको डर कम लगा, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं उसको 4 से 5 बार छूऊँ या 7 से 8 बार टच करूँ, तो 7 से 8 बार टच करने पर आपका मन थोड़ा रिलैक्स हुआ। तो ये कैसे ओसीडी होगी? टचिंग ओसीडी। फिर ये थीम और भी ज़्यादा चेंज होती गई। यानी जब-जब कोई इवेंट होता गया, क्योंकि आपके अंदर जो एक पैटर्न चल रहा है, ये जितने इवेंट घटते जाएँगे बार-बार, बार-बार कोई ना कोई इवेंट घटते जाएगा, तो कोई ना कोई चीज़ एसोसिएट होती जाएँगी आपके अंदर। तो जब जब कोई ना कोई चीज़ें एसोसिएट होती जाएँगी, तो एक रिइंफोर्समेंट मिलता जाएगा बार-बार, बार-बार, बार-बार। तो आपका पैटर्न क्या है सोचने का, रहेगा तो वही एक ओसिड का पैटर्न, लेकिन जो इवेंट के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को ऐसे अपने ऊपर जनरलाइज़ करते जाओगे। अब ये चीज़ें इस तरह की है, चलती गई सेजल की लाइफ में। उसके बाद क्या होता है, फादर की डेथ तो पहले हो गई थी उनके, कुछ घर में कुछ और भी प्रॉब्लम थी, मदर को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, मदर को कुछ मेंटल इश्यूज़ थे उनके, तो उसको भी अपने ऊपर जनरलाइज़ किया। जैसे कि क्या उनके घर में
कुछ उनके मदर को था, उनके मैटरनल अंकल को था, यानी कि उनके मामा को था, 1-2 जनों को और था। तो मन में ये थॉट चला था कहीं मुझे ये मेरी हेरिडिटी में तो नहीं चल रहा है, कहीं मेरे जीन्स में तो नहीं आ रहा है। तो एक ये थॉट भी ऊपर जनरलाइज़ हो रहा था अपने ऊपर। अच्छा, उसके बाद क्या था कि जब इंसान बहुत ओवरथिंकिंग करता है, तो हालाँकि इसका एक पैटर्न तो उसका एक बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है सोचने का। फिर कोई अगला इवेंट बना अगले इवेंट में क्या हुआ कि उन्होंने किसी पर्सन के बारे में सुना कि उस पर्सन ने सुसाइड कर लिया है। अब उस पर्सन ने सुसाइड किया तो एक ज जना बना बन गया इनके अंदर जनरलाइज़ेशन। तो एक थीम उनके अंदर दोबारा फिर चेंज हो गई। तो इससे इससे समझने वाली बात ये है कि जब आपकी लाइफ़ में कोई ना कोई इवेंट घटते रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो उस पर आपका जो रिस्पॉन्स है ना, वो सेम जा रहा है। आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, वो सेम जा रहा है। तो एक एसोसिएट पैटर्न बन जाता है, क्योंकि आपका जो परसेप्शन है, एक चीज़ समझने वाली बात है। अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, परसेप्शन की बात करते हैं, 2 वे में हम चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं। एक तो हम आउटर वे में परसीव कर रहे होते हैं, जो भी घटना हमारे आस-पास घटती है। दूसरी चीज़ है कि व्हाटएवर यू हैव परसीव्ड अर्लियर, जो भी आपने पहले चीज़ को परसीव किया हुआ है, तो एक तो आपकी मेमोरी में जो चीज़ पड़ी है, एक बाहर में जो घटनाएँ घटती हैं, तो दोनों वे में आप चीज़ों को परसीव कर रहे हो। परसेप्शन का मतलब ये होता है चीज़ों को आपका ब्रेन किस ऑर्डर में देखता है, उसमें आपका कॉग्निशन क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है चीज़ों को लेकर, वो रॉन्ग है या राइट है, उसके बेसिस पर आपका ब्रेन चीज़ को इंटरप्रेट करता है, जज करता है। जैसे उन्होंने बोला कि जब किसी पर्सन की डेथ हुई थी, कोई अंकल की डेथ हुई थी, तो उसके बाद मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर जनरलाइज़ किया था, तो वो जो इमेज थी, जो थीम थी, वो बार-बार डिस्टर्ब करती रहती थी। तो ओसीडी में यही होता है कि आपकी जो थीम होती है, इवेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। ये शिफ्ट होती रहती है, अपने आप को शिफ्ट करते रहता है पैटर्न। तो इसमें क्या था कि बार-बार कोई इमेज उनके अंदर आ रही है बार-बार, तो इमेज से एक डर आ रहा है। इमेज यानी कि थॉट प्लस इमोशन इक्वल्स टू एक्शन। तो आपका जो एक्शन होता है, जो आप एक्शन परफॉर्म करते हो, जब कंपल्सन परफॉर्म करते हो, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ऑब्सेशन एंड आपका उससे जो एसोसिएट जो फ़ियर होता है, जो डर होता है, तो उससे मिल कर के आपका एक्शन डिसाइड होता है। तो यही चीज़ बाद-बाद में चल कर के आपके बिहेवियर में एक तरीके से आ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर बोलते हैं। अब इम्पल्सिव बिहेवियर का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके अंदर से उठने वाले अनवांटेड इमोशंस, आपके अंदर से उठने वाले अनवांटेड इमेजेस, आपका अनवांटेड एक्शन, तो ये जो चीज़ें होती हैं आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होती है। यानी कि आपको गुस्सा वहाँ पर आएगा, तो इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, मन में चिड़चिड़ापन होता था और कभी-कभी इनको सुसाइडल थॉट आते थे। तो ये जो इमेज होती है, जो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, यही क्या होता है, आपके कंट्रोल से बाहर होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग को आपने देखा होगा कि कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, या कई लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, बचपन से उनका जो बिहेवियर होता है, वो गुस्से वाला होता है। तो इसको हम इम्पल्सिव बिहेवियर की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक पर्सन का अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, तो उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। वो वायलेंट हो सकता है किसी पर्सन के ऊपर। तो इसी इम्पल्सेस को हमको एक तरीके से कंट्रोल करना होता है। तो उसके बाद ये जो थीम होती है उनकी चेंज हो आती है, किस में आती है, आपकी हेल्थ एंग्ज़ायटी में हो जाती है। अब हेल्थ एंग्ज़ायटी में जब ये चीज़ आती है तो क्या बन जाता है, वो हेल्थ फ़ोबिया बन गया। अब पहले जब उनके चेस्ट में पेन हुआ तो मन में ये थॉट आया कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद ये थीम दोबारा फिर चेंज हो गई। फिर इनका ध्यान चला गया अपने हेड पर। अब हेड में क्या हुआ, उनको काफ़ी लंबे टाइम तक सर दर्द रहा। कभी यहाँ पर टेंशन, कभी इस वाले पीछे वाला जो पार्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन बनी रही। अच्छा, जिसकी वजह से जब पूरी मसल टेंशन आपके अंदर बनी रहती है, तो उसकी वजह से एक पर्सन कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाएगा, यानी कि आप एक फ़ोकस नहीं कर पाओगे चीज़ों पे। आपका सारा का सारा जो ध्यान है, टेंशन है, आपके हेड में जाएगा बार-बार। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस पर्सन का अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है और बार-बार कॉन्सन्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो इनको कॉन्सन्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अच्छा, उसके बाद स्लीप डिसऑर्डर बन गया। कुछ टाइम तक इनको नींद नहीं आई, 2-3 में तो बिल्कुल नींद नहीं आती थी, बहुत बेकार क्वालिटी की स्लीप इनको आती थी। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम इनके साथ स्टार्ट हुई। अच्छा, जो रिपोर्ट्स होती है वो तो इनकी नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन मन में तब भी डाउट था कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसे में इंसान के अंदर डाउट्स और ज़्यादा बनते जाता है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है, कहीं मुझे कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, तो ब्ला, ब्ला, ब्ला वगैरह-वगैरह। अब उसके बाद जब जब इन्होंने चीज़ों के बारे में समझा कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। अच्छा, एक पर्सन को समझ में ये नहीं आता मुझे हुआ क्या है। तो ये मसल्स में जब बहुत टेंशन या खिंचाव बंद रहता है आपके अंदर, तो आपका किसी काम को करने का मन नहीं करता है। आप एक डिप्रेसिव स्टेट में भी जा सकते हैं। कुछ टाइम के लिए इनको डिप्रेशन भी रहा। अब डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, एक पर्सन के अंदर बहुत चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है। किसी काम को करने का मन नहीं करेगा, एक जगह बैठे रहने का मन करेगा, लेथार्जिक फील करेंगे आप, कहीं जाने का मन नहीं करेगा।
इवन आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, एक ही जगह बैठे रहोगे, सुसाइडल टेंडेंसी आपको घेर सकती हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ चलती गई। अच्छा, अभी भी ओसीडी का पैटर्न चल रहा था उनके साथ। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लर्निंग के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा आपको इंसिस्ट करता हूँ या करते हुए आया हूँ कि लर्निंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि ब्रेन क्या इवॉल्विंग पार्ट है आपके अंदर का। ब्रेन अपने आप को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चेंज करते रहता है, राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि एंग्जाइटी के अंदर या हम बात करते हैं ओसीडी के अंदर आपका इनसाइट काम नहीं करता है, बहुत कम काम करता है। इनसाइट का मतलब होता है आपकी सेल्फ अवेयरनेस के, राइट। अगर मैं किसी पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ या वो एक मैं अपने घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ या वो अपने घर वालों के बारे में जो बार बार सोच रही थी, कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं उनके बारे गलत में गलत ना बोल, गलत क्यों बोल रही हूँ मैं उनके बारे में, गलत क्यों सोच रही हूँ, क्योंकि जो सेंस है ना आपके अंदर का जिसे हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं, वो आपकी कम है। जिसकी वजह से जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम आइडेंटिफाइंग विथ थॉट्स एंड इमोशन। आपको ऐसा लगता है कि सच में मैं सोच रहा हूँ, जबकि आप जो सोचते हो वो एक कॉन्शियस पार्ट है आपके अंदर का। आप जो ऑटोमेटिक सोचते हो वो आपके अंदर का सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस वाला पार्ट होता है। इसके अलावा समझने वाली बात ये है दोस्तों कि जो अनकॉन्शियस पार्ट होता है आपके अंदर का, जो टोटली हिडन पार्ट होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, राइट, जिसको हम टोटल अनकॉन्शियस बोलते हैं, कि उसके अंदर क्या है आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो कई लोग को यही पता नहीं होता है कि मेरे अनकॉन्शियस से जो फियर आ रहा है वही सबसे बड़ा जानलेवा वाली चीज़ सबसे बड़ी वही है। सबकॉन्शियस में आपके बिलीफ होते हैं, कुछ पार्ट आपके अनकॉन्शियस में भी चला जाता है। जैसे कि डर अगर आपके अनकॉन्शियस वाले पार्ट में चला गया, तो वहाँ पर क्या होता है, जब आपके अंदर कोई डर आ जाता है किसी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर आपकी बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्टिव मोड पे चलती रहती है, यानी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में अपने आप ही आपको घबराहट, बेचैनी, नेगेटिविटी आएगी आपके अंदर। तो ये चीज़ आपके अंदर किस पार्ट में स्टोर है, उसको आप बोलते हैं अनकॉन्शियस वाला, जो टोटली हिडन पार्ट है, आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि ऐसा हो क्या रहा है। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पर क्लासेस की बात स्टार्ट होती है, अब ये तो अपनी स्टोरी में वो खुद ही बताएंगे आकर के, तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, जब क्लास स्टार्ट हुई तो क्लासेस में 10 दिन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। फ़र्क पड़ने का मतलब ये होता है कि पहले तो आप चीज़ को लर्न कर रहे होते हो, राइट। जब तक आप कोई नई चीज़ को लर्न नहीं करोगे, आपका कॉग्निशन कैसे चेंज होगा? कॉग्निशन के लिए केवल सीबीटी नहीं होता है, कॉग्निशन के लिए आरईबीटी नहीं होता है, कॉग्निशन को चेंज करने के लिए केवल ईआरपी नहीं होता है, एक्सपोज रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। और कॉग्निशन को चेंज करने के लिए जेस्टाल्ट थेरेपी नहीं होती है, कॉग्निशन को चेंज करने के लिए केवल ये टॉक थेरेपी नहीं होती है। बहुत सारी थेरेपीज ऐसी होती हैं जो आपके माइंड सेट को चेंज करती हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ बताई जाती हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप पर आरईबीटी केवल सीबीटी बताई जाती है। यहाँ पर पहले आपके, क्योंकि हम जो सोचते हैं, हमारा सोचना, हमारा कॉग्निशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे ब्रेन की फंक्शनैलिटी किस तरीके से है, क्योंकि ब्रेन के हर एक रीजन, क्योंकि एक ब्रेन का एक पार्ट वो होता है जो एक्नॉलेज कर रहा होता है चीज़ों को, जिसे हम बोलते हैं कि हम इनसाइट कम होने के कारण हमारा ब्रेन उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा कौन सा ब्रेन का पार्ट है जिसकी वजह से आप चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो? डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं ब्रेन के, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ठीक है, ऐसे आपका इमोशनल ब्रेन होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के जो वर्क होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो ये समझना पहले आपको ज़रूर होता है कि कहाँ पर कौन चीज़ किस तरह से काम कर रही है। पहले माइंड को लेकर के अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों के बारे में हमने उनको अच्छे से बताया, डिटेल में बताया कि माइंड किस तरह से फंक्शन करता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इसका ब्रेन से रिलेशन क्या है, आपके माइंड का ब्रेन से रिलेशन क्या है, राइट, माइंड बॉडी का कनेक्शन क्या होता है। दूसरी बात क्या है इसके बाद कि जब भी आपके अंदर कोई इमेज आ रही होती है, ओसीडी की ऑब्सेशन आ रहा होता है, तो वो ऑब्सेशन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि आपका अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स। आपने अपने ऊपर कोई कंट्रोल ना लेकर के आपने ऐसा परफॉर्म कर दिया जो चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर थी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम कंसिडर करते हैं आपके ऑब्सेशन, या आपका एक तरीके से कह लीजिए कि एक ओसीडी का पैटर्न बन गया आपके अंदर, जिसे हम डिसऑर्डर की बात करते हैं बार बार, कि काफ़ी लोग ऐसा होता है कंपल्सिव मोड पे रहते हैं। तो ये कंपल्सिव मोड पे काफ़ी लंबे टाइम तक चल रही थी। जब ये थोड़ी छोटी थी, आज से करीब 12 साल पहले, तब उतनी समझ नहीं होती है कि इंसान के अंदर, क्योंकि वो जो कर रहा होता है उसको खुद ही पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा होता है वो। तो जब एक वो पैटर्न आपके सेमी पैटर्न, जब वो जा करके एक इवेंट से, जब वो इवेंट के साथ वो एसोसिएट होता है, तो वो एक हार्ट पैटर्न, ये कह लो कि न्यूरॉन्स की फायरिंग इतनी ज़्यादा तेज़ होती है आपके ब्रेन के अंदर, वो एसोसिएट फियर बन जाता है आपके अंदर, जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल फियर। वो एक बायोलॉजिकल फियर नहीं है। तो जब इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ समझी, अब इस चीज़ों को समझने में टाइम लग रहा है उनको। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ,
तो थोड़ी-थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, यानी कि एक इमेज को कैसे कम किया जाए अपने अंदर, ये सारी की सारी चीज़ समझने वाली होती है कि एक इमेज को अपने अंदर कैसे 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 कम किया जाए। तो जो भी इमेज आपके अंदर बार-बार आ रही है, यानी कि सेम टाइप की इमेज आ रही है या कभी वो थीम चेंज होती रहती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतना तेज़ होती है कि आपकी जो वाइटल एनर्जी होती है, वाइटल एनर्जी का मतलब होता है कि थॉट और इमोशन, यानी कि आपकी एनर्जी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो जब वो उस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी फ्लो करती है, तो या इसको आप समझ लीजिए कि आपका एक न्यूरल पाथवेज़ बनता है, राइट? क्योंकि आप उसको खुद से क्रिएट कर रहे हो, खुद से आपने उसको क्रिएट किया था, जैसे सेजल ने इसको क्रिएट किया था, वैसे आपने एक न्यूरल पाथवेज़ को खुद से बना रहे हो। इसका मतलब दैट ये है कि आपका जो माइंड है, वो आपका ब्रेन को क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्शन दे रहा है, जिसका मतलब रोड मैप तैयार कर रहा है आपके अंदर। तो वो आपके पैटर्न के अंदर ऑटोमैटिकली चीज़ें बन जाती हैं। जैसे इसको आप एक ऐसा समझ लीजिए, एक सोशल कॉग्निशन होता है। सोशल कॉग्निशन मतलब ये होता है कि अगर आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो या आप एनवायरनमेंट में अपने आप को इंटरैक्ट करते हो, तो आपका जो ब्रेन है, वो चीज़ों को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं आपके सोशल कॉग्निशन के ऊपर। कोई एक ऐसा पर्सन जो कभी घर से बाहर नहीं निकला, कम बाहर निकला, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका जो कॉग्निशन है, समाज को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, सोशल जो चीज़ें होती है, तो एक डिफरेंट वे में वो फंक्शन कर सकता है। तो सोशल कॉग्निशन मतलब ये होता है कि हमारे आस-पास जो भी चीज़ें घटती हैं, जो भी घटनाएँ घटती हैं या हम जो भी लोगों से इंटरैक्ट करते हैं बाहर या घर के अंदर, स्कूल्स में, एनवायरनमेंट के अंदर, तो हमारा जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है, यानी जिसको कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप हो रही होती है। तो ब्रेन के जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं, वो भी कैसे होते रहते हैं, एक उस टाइम के अकॉर्डिंग कैसे डेवलप होते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका इमोशनल जो ब्रेन होता है, वो एक तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, तो उनको इमोशनल समझ नहीं होती अपने अंदर। तो ब्रेन के हमको रीजन्स को भी स्टिमुलेट करना पड़ता है बार-बार, बार-बार, बार-बार। तो जैसे मैंने बोला कि ये सब लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कॉग्निशन होता है, नेगेटिव कॉग्निशन को हमें चेंज करना होता है, जिसका एक पार्ट सीबीटी भी उसका एक पार्ट होता है, आरईबीटी भी उसका एक पार्ट होता है। ऐसे डिफरेंट चीज़ें होती है आपके कॉग्निशन को चेंज करने के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ लर्निंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब इन्होंने अपने ईक्यू के पार्ट को समझा, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, और वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, वो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपने इमोशन को कैसे बैलेंस कर रहे होते हो, कैसे उसको मैनेज कर रहे होते हो, राइट? अब इसके अलावा क्या होती है, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें थी सीखने के लिए, सेशंस के अंदर काफ़ी चीज़ें उन्होंने सीखी, अंडरस्टैंड करी, रिवीजन किया चीज़ों के बारे में, और पिक्टोरियल डायग्राम को समझा कि चीज़ें किस तरीके से किस ऑर्डर में फंक्शन कर रही हैं। और जैसे मैंने बोला कि न्यूरोप्लास्टिसिटी है, इसके ऊपर भी कई सारे सेशन थे हमारे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि ये ये ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ चीज़ों को, ये सब एक्सपेरिमेंट पे चीज़ें बेस्ड होती हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, या आप कह लीजिए कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल एनालिसिस पे बेस्ड होती है, कि जितना आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू जितना स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेस को आप इतना मैनेज कर पाएँगे। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे ऐसी कोई चीज़ बता दो कि इस चीज़ से मैं अपने आप को बिल्कुल बाहर निकाल दूँ, कोई ऐसी ट्रिक बता दो। अरे! इसके पीछे कोई भी ऐसी कोई ट्रिक काम नहीं करती। इट इज़ ऑल अबाउट माइंड मैनेजमेंट। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि आपका जो ईक्यू वाला जो ब्रेन है, जो इमोशनल क्वोशिएंट होता है, ऐसा एसक्यू होता है, इसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल क्वोशिएंट बोलते हैं। जितना आप इन चीज़ों को लर्न करते हो, उतना ही आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हो। स्ट्रेस कैसे आता है आपकी लाइफ में? खुद सोचिए ना। स्ट्रेस आने के पीछे के कॉज़, कई सारे कॉज़ होते हैं, एक कॉज़ नहीं होता है। जेनेटिक एक कॉज़ है, ट्रॉमा कोई लगा पास्ट लाइफ में, वो एक कॉज़ है, ठीक है? इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि कई बार चीज़ ऐसी होती है, हम ओवरथिंकिंग करते हैं, राइट? जिसे बोलते हैं ब्रेन की केमिस्ट्री। अब ब्रेन की केमिस्ट्री अगर आपकी बिगड़ जाती है, जैसे सेरोटोनिन का लेवल अगर आपका कम हो गया, जैसे हम बोलते हैं, जो आपके मूड को हैप्पी रखता है हार्मोन, सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया, तो बाकी के हार्मोन्स के अंदर भी कमी आती आती है, डोपामाइन वगैरह। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि कई लोग बोलते हैं नहीं, ये तो हम जो हमारे ब्रेन के केमिकल्स है, ये तो हम मेड उससे कोई कोई वेजिटेबल से या कोई डाइट से ठीक कर सकते हैं, नहीं। कुछ हद तक ये काम करती है, लेकिन ब्रेन की केमिस्ट्री उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप क्या सोचते हो, सही सोचते हो, गलत। तो गलत कॉग्निशन अगर आपके अंदर बनेगा, तो आपके अंदर एंग्जायटी डिसऑर्डर बनाएगा, या आपके अंदर एक कोई ओसीडी का पैटर्न बन जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ओवरथिंकिंग भी इसका एक बहुत बड़ा कॉज़ होता है, जेनेटिक कॉज़ होता है, और इसके अलावा जैसे मैंने बोला, कोई ट्रॉमा कॉज़ होता है इसके पीछे का, राइट? आपके पास्ट लाइफ़ के एक्सपीरियंस कैसे रहे होते हैं, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी से डेवलप हो रही होती है। तो इन सारी की सारी चीज़ों का जो फैक्टर्स होता है, डिपेंड करता है कि आपकी पास्ट लाइफ़
आपकी अंदर चीज़ें क्या-क्या जुड़ी पड़ी, उस सारी की सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आजकल स्टडी इस तरीके से भी आती है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी होती हैं जो आपको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की तरफ लीड करती हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ करना, जितना एक्सेसिव तरीके से आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करोगे, आपका जितना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करो, उसका डायरेक्ट रिलेशन आपके ब्रेन ब्रेन पे पड़ रहा है। यानी कि ब्रेन की एनाटॉमी, ब्रेन के रीजन्स एंड आपका एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाता है हमारे अंदर, राइट? अगर एक पर्सन बहुत कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चे कई ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर अटेंशन डेफ़िसिट डिसऑर्डर या तरीके से बन जाता है। उसमें क्या होता है, कॉन्सन्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होता, चिड़चिड़ापन होता है मन के अंदर बहुत ज़्यादा, राइट? और किसी काम में मन नहीं करेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 5 मिनट के लिए, तो आपको 20 मिनट या 25 मिनट का एंटरटेनमेंट चाहिए आपके ब्रेन को, ठीक है? सेरोटोनिन लो है, तो इम्पल्सिव बिहेवियर काफ़ी लोगों का रहता है। जितना ज़्यादा हाई इम्पल्सिव बिहेवियर आपका रहेगा, उतना सेरोटोनिन आपका कम रहेगा आपके अंदर। तो ऐसे ही कुछ सेजल के साथ चलते गया, ठीक है? एक कंडीशन ऐसी आती है, डर बहुत ज़्यादा बन जाता है आपके अंदर। जैसे मैंने बताया कि जो भी इन्होंने यहाँ पर सीखा, लर्न करा, अपने को रिप्रोग्राम किया, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है कि कॉन्शियस थिंकिंग एंड कॉन्शियस अवेयरनेस आपके अंदर के पैटर्न को ब्रेक करने में आपकी हेल्प करती है। कॉन्शियस अवेयरनेस एंड कॉन्शियस थिंकिंग का मतलब क्या होता है? एक पैटर्न जो आपके अंदर ऑटोमेटिक चल रहा है, एक थिंक क्या है, इसको हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। यानी कि जब तक आप अपने पैटर्न के लिए अवेयर नहीं रहोगे, तब तक आप उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। पैटर्न के लिए अवेयर होने का मतलब ये होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है, जैसे हम बोलते हैं माइंडफुलनेस बोलते हैं। तो माइंडफुलनेस में क्या होता है कि हम प्रेजेंट स्टेट में रहते हैं। जब प्रेजेंट स्टेट में रहते हैं, तो मेरे आस-पास क्या चल रहा है, उसके लिए मैं एक तरीके से अवेयर हूँ। तभी मेरा ब्रेन का जो पार्ट है, वो एक्नॉलेज कर पाएगा, अदरवाइज़ एक्नॉलेज नहीं कर पाएगा। तभी मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करेगा वहाँ पर, अदरवाइज़ मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने काम नहीं करेगा। हमेशा आप इमोशनल स्टेट में रहोगे, हमेशा आप रिएक्टिव मोड पे रहोगे, राइट? 2 चीज़ होती है, एक होती है थिंक एंड रिएक्ट, एक होता है रिएक्ट विदाउट थिंकिंग। तो यहाँ पर क्या होगा कि कैसा कनेक्शन बन गया, रिएक्ट विदाउट थिंकिंग। तो रिएक्ट विदाउट थिंकिंग मतलब बात फेज़ आपका चेंज हो गया, राइट? तो ट्राई टू बी अवेयर ऑफ योर पैटर्न। आई ऑलवेज़ टोल्ड वन थिंग, मैं एक ही चीज़ पे हमेशा बोलता रहता हूँ कि अपने पैटर्न को लेकर आपको अवेयर होना है। अदरवाइज़ आप अगर अवेयर नहीं होगे, तो कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई थीम, कोई ना कोई चीज़ आपको एक तरह से आपके लाइफ में आकर के आपके थीम को वो चीज़ चेंज होती जाएगी बार-बार, बार-बार, बार-बार। तो यहाँ पर समझने वाली बात सबसे ज़्यादा ये है कि हर एक सेशन का जो मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप प्रैक्टिकली कितनी चीज़ों को अच्छे तरीके से लर्न करते हो। तो सेजल अपनी स्टोरी में आकर के सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताएँगी, क्योंकि वहाँ पर मैं हूँगा और सेजल हैं और एक पर्सन और है, जिनको काफ़ी लंबे टाइम से एक ओसीडी का प्रॉब्लम था, जिनको बहुत एक कह लीजिए कि लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमा रहे हैं उनके लाइफ में, उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो वो पर्सन भी वहाँ मौजूद है, उनके अंदर भी काफ़ी अंतर है पहले से उनकी थिंकिंग में। तो यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ ये है कि डीप लर्निंग या डीप एनालाइज़ करना अपने आप को, क्योंकि ये जो स्टडी है जहाँ पर जो चीज़ बताई जाती है, वो आपको ही अपने आप को अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर। जब तक ये पर्सन का खुद को लेकर कोई भी अंडरस्टैंडिंग, अपने माइंड को लेकर, खुद को लेकर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक वो पर्सन अपने पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, हर एक थेरेपी का अपनी एक एडवांटेज होती है। ऐसा नहीं कोई भी थेरेपी बता दी जाती है, हर एक थेरेपी। लेकिन लर्निंग जो चीज़ होती है, वो भी एक थेरेपी का पार्ट है। लर्निंग से आपके ब्रेन के अंदर नए न्यूरॉन्स बनते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि ब्रेन क्या इवॉल्विंग है। ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जितना आप कॉन्शियस थिंकिंग करेंगे, कॉन्शियस लर्निंग करेंगे, तो ब्रेन अपने आप को रिवायर करते जाता है। रिवायर करने का मतलब ये है कि अपने सबकॉन्शियस के पैटर्न को आप कैसे चेंज करते हैं। सबकॉन्शियस के पैटर्न को चेंज करने के लिए कॉन्शियस थिंकिंग एंड कॉन्शियस लर्निंग का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कॉन्शियस लर्निंग, कॉन्शियस थिंकिंग, यू कांट चेंज योर सबकॉन्शियस पैटर्न। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस। योर कॉन्शियस पार्ट बिकम्स योर सबकॉन्शियस बिकम्स योर कॉन्शियस। अब आप खुद सोचिए, हम डे टू लाइफ में जो चीज़ के बारे में हम सोच पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, या जो थॉट हमारे कॉन्शियस पार्ट में होते हैं, उन चीज़ पर हमारा कंट्रोल होता है। जो पार्ट आपके कंट्रोल कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता है, कॉन्शियस वाले पार्ट में नहीं होता है, वो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर होती है। जैसे हम बोलते हैं कि सबकॉन्शियस, कुछ पार्ट कॉन्शियस में, कुछ पार्ट अनकॉन्शियस में, तो बीच का पार्ट होता है आपके अंदर का। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो बिलीफ आपके अंदर बने रहते हैं, जैसे कोई बिहेवियर पैटर्न बना होता है, जो आप जो चीज़ को कर रहे होते हैं, वो आप क्यों कर रहे हैं, आपको ये खुद को ही पता नहीं है। जो सेंस ऑफ अवेयरनेस होती है, जो सेंस ऑफ आई होता है, तो जब आपके अंदर वही नहीं रहेगा, आपका एंग्ज़ायटी कम काम करेगा, तो आप चीज़ों पे कंट्रोल कैसे ले पाओगे? ये सबसे समझने वाली बात है। मैं लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ये कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ को बोल रहा हूँ। जो मैं चीज़ को बोल रहा हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न एग्ज़िस्ट करता है। तो काफ़ी लोगों का ये कहना होता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि नहीं, हमें कोई ऐसी चीज़ बता दो, कोई ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी दो, तो मेरा ओसीडी तुरंत ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। जो लोग आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि ओसीडी को 21 दिन तक कर लो, आपके ओसीडी चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। 21 दिन के पीछे की साइंस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है।
कोई पैटर्न हार्ड नहीं होता 21 दिन के अंदर, एक हैबिट बन रही होती है 21 दिन के अंदर। तो कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए डीप लर्निंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आप खुद सोचिए आपके आपके अंदर जो मेमोरी बैंक बना हुआ है, तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम चीज़ तो यू आर परसीविंग थ्रू योर मेमोरी, हैं? तो जब आप कोई चीज़ नई चीज़ को लर्न नहीं करोगे, कैसे न्यूरॉन्स फायर करेंगे आपके ब्रेन के अंदर? कैसे नए न्यूरल पाथवेज़ बनेंगे आपके अंदर? कभी भी न्यूरल पाथवेज़ आपके अंदर ऐसे नहीं बनते, कोई भी चीज़ को आप बार-बार एक रिपिटेशन दे रहे हो, बार-बार रिपीटेड थॉट के लेवल पे, एक्शन के लेवल पे, तो ऑटोमैटिकली आपके बिहेवियर में सामने जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही कुछ इनके साथ हुआ। अच्छा, इससे बड़ी बात क्या है कि इनके जैसे मैंने बोला कि हेड में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, जिसकी वजह से इनके मन में थॉट आता था कि मुझे कैंसर तो नहीं है, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं है, वो बीमारी तो नहीं है। ठीक है, ये चलता रहा। चलो कोई बात नहीं, एक पर्सन अपने आप को संतुष्ट कराने के लिए अपने एविडेंस चेक करता है या एमआरआई कराता है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं आया। तो धीरे-धीरे करके जैसे मैंने बोला उनको कि आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो, या उन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी क्लासेस ली, जो भी यहाँ पर चीज़ें सेशन लेते गए, तो वहाँ पर उनका अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट आते गया। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमको अपने ऊपर जब हम ये बोलते हैं कि हमको समझना है, काम तो हर किसी को करना है, लेकिन हर कोई काम क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि आपके अंदर मेंटल अवेयरनेस नहीं होती है चीज़ों को लेकर कि कैसे हम चीज़ों को सही करें, कैसे हम चीज़ को समझें। पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जितना डीप लर्निंग करेंगे, जितना कॉन्शियस लर्निंग करेंगे, कॉन्शियस थिंकिंग करेंगे, अपने कॉग्निशन को आप चेंज करोगे, तब जाके आप कंट्रोल ले पाओगे। वरना आप कंट्रोल कैसे लोगे? सीबीटी भी तो इसी फैक्टर पे काम करती है। कई लोग कहते हैं मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है कि ये सीबीटी कैसे काम कर, सीबीटी डायरेक्ट कभी वर्क नहीं करती है। सीबीटी को समझने के लिए आपको बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे, तब तक चीज़ आपके ऊपर काम नहीं करती है। इसलिए सीबीटी इस कोर्स का एक पार्ट है। सीबीटी ही पूरे कोर्स में नहीं बताई जाती है, सीबीटी इस कोर्स का पार्ट है। कभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो हमारे पास जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वो किस-किस चीज़ों पे, किस-किस फैक्टर्स पे, कौन-कौन चीज़ पे बेस्ड होते हैं, राइट? क्योंकि जब तक आप चीज़ को समझोगे नहीं बारीक तरीके से, तब तक आप कंट्रोल नहीं ले पाओगे। अभी भी कुछ और टॉपिक्स भी इसमें रिसेंटली ऐड किए गए हैं, जैसे कि परसेप्शन और अम, ब्रेन की डिफरेंट किस ऑर्डर में सोच सकता है, तो इसको लेकर के और सबकॉन्शियस माइंड को लेकर के कई सारे टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं और भी ऐड होने वाले हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आने वाला वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगता है शेज़ल का, तो आपको लोगों तक पहुँचाइए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको और भी सारी चीज़ों के बारे में अपडेट देता जाऊँगा, बताते जाऊँगा। तो देखते रहिए हील योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।